आज की जो हमारी वीडियो है ये असल में हमारी जो पुरानी वीडियो थी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर पॉइंट मास एंड रिजिड बॉडी, ये उसी की कंटिन्यूटी में है, जिसमें हमने ये देखा था कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम उस एनर्जी को कहते हैं कि जब एक बॉडी रोटेट करे तो जो रोटेशन की वजह से उसके पास एनर्जी होती है उसको असल में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फिर पॉइंट मैस हमने कहा था कि ऐसा मैस होता है जिसका ना तो कोई साइज होता है और ना ही शेप, जबकि रिजिड बॉडी हमने ऐसी बॉडी को कहा था जिसका साइज और शेप तब्दील ना हो फोर्स लगने पर। फिर हमने दोनों पॉइंट मैस के लिए जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, जो कि आपके पास 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर आया था, जबकि जो आई था वो असल में बराबर था एम आर स्क्वायर के, जो कि एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है एक पॉइंट पार्टिकल का। जबकि जो रिजिड बॉडी है वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मबनी होती है, तो फिर उसकी भी हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिटरमिन की थी और उसका भी एक्सप्रेशन हमारे पास लास्ट पर आया था आपके पास 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो हम सबसे पहले जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है एक पॉइंट मैस के लिए, उसका ये जो एक्सप्रेशन निकलकर हमारे सामने आया था, आज हम इसका सबसे पहले एक फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो अभी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है एक पॉइंट पार्टिकल के लिए वो आपके पास थी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जिसमें जो आई था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। तो आपको ये आई ये बताता था कि जो आई है ये एम आर स्क्वायर होता था, और ये बताता कि आपके पास जो पॉइंट पार्टिकल है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से किस फासले पर मौजूद है, यहाँ पर वो आर वो ये बता रहा है। तो अब जितने लार्जर रेडियस पर आपका पार्टिकल मौजूद होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, फिर यूं कहना चाहिए कि जितने ज्यादा डिस्टेंस पर मौजूद होगा पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो असल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, फिर वो ज्यादा हो जाएगी। जिसे समझने के तौर पर हम इस एनिमेशन का सहारा लेते हैं, जो कि GeoGebra.org की वेबसाइट से मैंने ली है। अब ये हमारे पास ये जो पॉइंट है ये हमारा मान लीजिए कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और एक हमारे पास ये पार्टिकल है जो कि डॉटेड सर्कल में मूव कर रहा है, जबकि एक रेडिश पार्टिकल है जो कि इस ब्लैक सर्कल में मूव कर रहा है। अब दोनों पार्टिकल्स में बज़ाहिर फर्क ये है कि हम ये मान रहे हैं कि दोनों के जो मैसेज हैं वो सेम हैं। अब ये जो डॉटेड सर्कल में पार्टिकल मूव कर रहा है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कम फासले पर है, जबकि जो रेडिश वाला पार्टिकल है ये असल में एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा फासले पर है। अब चूंकि रेडिश पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा फासले पर मौजूद है, इस वजह से इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, जबकि ये जो पार्टिकल है जो कि डॉटेड सर्कल में मूव कर रहा है इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी, अंडर द कंडीशन कि आपने जो दोनों पार्टिकल्स की जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको सेम रखा हुआ है। यानी कि जितना एंगल ये वाला पार्टिकल एक सेकंड में कवर कर रहा है उतना ही दूसरा पार्टिकल यानी कि रेडिश पार्टिकल भी उतना ही एंगल कवर कर रहा है। इसी तरह के एक और एग्जांपल जिससे हम इस चीज को और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल जो कि मैरी गो राउंड, आपके पास बच्चे जो ये एक झूला लेते हैं जो कि इस तरह का होता है, इसको मैरी गो राउंड कहते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब इसमें ये जो पॉइंट है जिसके अबाउट आपके पास जो झूला है ना वो असल में क्या करता है, यानी ये वो लाइन है जिसके इर्द गिर्द क्या करता है, ये घूमता है। अब आपके पास मान लीजिए कि ये एक बच्चा है जो कि आप एक सबसे पहला काम ये करते हैं कि आप इसे झूले के किनारे पे बिठाते हैं, और एक बच्चे को आप इस झूले के मतलब जो है ना इस एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि इस लाइन के बिल्कुल करीब बिठाते हैं। इसको मैं आपको इन दो सिनेरियोज से वाजिया करता हूं। जैसे ये आप समझ लें ये एक मैरी गो राउंड के अंदर झूला ही है, ठीक है, मैरी गो राउंड है और ये भी मैरी गो राउंड है। इसमें यह है कि आपके पास ये जो ए और बी लिखा है ये पहला सिनेरियो है और ये दूसरा सिनेरियो है। अब पहले सिनेरियो में ये जो ए लिखा हुआ है समझ लें कि यही आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके पॉइंट के अबाउट जो है ना वो आपके पास ये झूला रोटेट करता है। समझ लें कि अभी हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। अब ये पहला बच्चा है हमारा, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अब चार बच्चे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल करीब बैठे हैं। अब बच्चे का जो हम मैस है उसको हम यूं कर सकते हैं कि हम उसे एक पॉइंट मैस से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट पर हम ऐसा मान सकते हैं कि सारे का सारा मैस एक ही पॉइंट पर मौजूद है उस बच्चे का। अब चूंकि ये बच्चा यानी कि ये पॉइंट मैस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर आप चारों सिनेरियो में देखें, चारों मैसेज के लिए देखें, तो वो कम फासले पर मौजूद हैं। तो जब आर कम होगा तो असल में जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी फिर क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब है इधर जो बच्चे बैठे होंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल करीब, उनकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी। लेकिन इसके बरक्स अगर ये हमारे पास सिनेरियो जिसमें मैं चारों बच्चों को असल में क्या कर दूं, वो डिफरेंट किनारों पर बिल्कुल एंड पोजीशन पर बिठा दूं, यानी झूले के इधर इसको बिठा दूं, एक इसको इधर बिठा दूं, इसको 1 दे दें, इसको नाम 2 दे दें, इसको 3 का नाम दे दें और इसको 4 का नाम दे दें। अब भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां तक का जो फासला है वो एक्चुअली क्या है, वो ज्यादा है। इसी तरह इस सिनेरियो के लिहाज से ये वाला जो फासला है वो असल में क्या है, वो ज्यादा है, जिसको हम आर कह रहे हैं। अब जितना आर एक्चुअली क्या होगा,
वो लार्ज होगा, यानी कि जो आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का फासला है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा कि असल में आपके पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। और ये आर स्क्वायर टाइम से क्या करेगी, हमारी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो एक्चुअली इंक्रीज करेगी। और इस सिनेरियो में भी हम मान रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनका जो मास है उसको हमने एक पॉइंट मास के तौर पे कंसीडर कर लिया। अब हम यही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक रिजिड बॉडी के एग्जांपल के लिए अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब मान लीजिए कि हमारे पास जो रिजिड बॉडी है वो आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है और एक हॉलो स्फीयर है। और इस हॉलो और सॉलिड स्फीयर की खास बात यह है कि इनका जो साइज है वो क्या है, वो सेम साइज है। जो बुनियादी फर्क आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो सॉलिड स्फीयर है वो अंदर से भरा हुआ है, जबकि जो हॉलो स्फीयर है ये अंदर से खाली है। तो अब हमने जो क्या कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था रिजिड बॉडी के लिए, वो हमारे पास आया था 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर आपने याद रखना है कि जो आई है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और रिजिड बॉडीज में हर बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे कि जो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो लाजमी नहीं कि वो बराबर हो हॉलो स्फीयर के। तो अभी हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ड्राइव करना है। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर जो कि सेम साइज के हों उनमें से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि अभी हम इन दोनों को क्या ले रहे हैं, रिजिड बॉडी। और अभी हम ये मान रहे हैं चलें कि इस पॉइंट ये भी इस वर्टिकल लाइन के अबाउट क्या करती है, जो है ना हॉलो स्फीयर भी रोटेट करता है, और इसी तरह ये सॉलिड स्फीयर भी क्या करता है, इस वर्टिकल लाइन के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है, जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो अगर हम दोनों की एंगुलर स्पीड यानी कि ओमेगा जो है वो सेम कर दें, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली ज्यादा होगा उसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है टोटल वो असल में क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो भी जो सॉलिड स्फीयर होता है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आई एस के साथ, जो कि एक्चुअली होता है 2/5 m, जो कि टोटल मास होगा, ठीक है, और r जो है वो उसका रेडियस होगा। तो हम यहाँ पर स्मॉल r ही ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो नोटेशन यहाँ पर देखें तो आपको स्मॉल r ही नजर आ रहा है उसका रेडियस। तो क्योंकि हमने हॉलो और सॉलिड स्फीयर को दोनों को सेम साइज का लिया, तो जो इसका रेडियस होगा वही असल में इसका है। तो ये सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, जबकि जो हॉलो स्फीयर है यानी कि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि अंदर से खाली है वो उसको हम आई एच से डिनोट कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू होती है 2/3। आपके पास यहाँ पर है उसका ये कैलकुलेशन, ये कैसे कैलकुलेट हुआ वो हमारा भी मकसद नहीं, हम सिर्फ उसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहे हैं। तो 2/3 और साथ आ जाएगा m, और आपके पास यहाँ पर r का स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें तो यहां पर एक चीज नजर आ रही है कि जो सॉलिड स्फीयर के अंदर टर्म है mr स्क्वायर की, वही असल में हॉलो स्फीयर के अंदर भी टर्म है mr स्क्वायर की। जो फर्क आ रहा है वो कांस्टेंट नंबर का आ रहा है, जैसे कि 2/5 इसमें है जबकि 2/3 इसमें है। अब 2/5 और 2/3 में से जो नंबर बड़ा होगा उसी के लिए जो है ना वो आपके पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होगी। तो अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं, तो मैं यहाँ पे 2/5 लिखता हूं। अभी जो 2/5 है ये एक्चुअली लेस देन है आपके पास 2/3 से। क्यों, वो जरा बताता हूं। दोनों का अगर आप देखें न्यूमरेटर यानी कि जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है वो सेम है, जबकि जो इसका डिनोमिनेटर है सॉलिड स्फीयर वाले का वो 5 है। तो जितना बड़ा डिनोमिनेटर होता है फॉर द सेम न्यूमरेटर आंसर उतना छोटा आता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सॉलिड स्फीयर के लिए वो असल में कम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द हॉलो स्फीयर से। इस चीज को वेरीफाई भी कर लेते हैं कि मैं सबसे पहले 2/5 का आंसर निकाल लेता हूं, तो वो आता है जी 0.4, जबकि 2/3 का आंसर निकाल लेता हूं, 2/3 का आंसर निकालता हूं तो वो आता है जी 0.6। तो 0.6 0.4 से क्या है, वो बड़ा है। तो अब चूंकि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर से कम है, इस वजह से जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी सॉलिड स्फीयर की वो कम होगी हॉलो स्फीयर से। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड स्फीयर के लिए होगी, और यहाँ पे मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ जो कि रोटेशन की वजह से है, वो आपके पास कम होगी किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, और ज्यादा होगी किसके लिए, हॉलो स्फीयर के लिए। तो यूं हमने एक रिजिड बॉडी से भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को एग्जांपल को रिलेट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हम कैसे जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी जो कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको हम एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो रिलेट कर सकते हैं। तो हमारा जो मकसद है वो हम ये करना चाहते हैं कि हम रिलेट करना चाहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को एंगुलर मोमेंटम के साथ। तो एंगुलर मोमेंटम असल में हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ रोटेशन को। जैसे कि कोई व्हील आपके पास रोटेट कर रहा हो तो वो रोटेशन कितनी ज्यादा है या उसकी कम है वो हम उसके एंगुलर मोमेंटम से क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। और एंगुलर मोमेंटम की हम वीडियो में पढ़कर आ चुके हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो बराबर होता है आई ओमेगा के।
तो मैं यहां पर मैथमेटिकल फॉर्म लिख लूंगा एंगुलर मोमेंटम की, जो कि L इज इक्वल टू क्या है, आई ओमेगा। अब अगर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में देखें तो यहाँ पर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर है। अब यहाँ पर अगर मैं एक आई मल्टीप्लाई करवा दूं और एक डिवाइड करवा दूं तो उससे फायदा क्या होगा कि आपके पास ऊपर एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर बन जाएगा ना। तो जरा देखिए, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है उसको मैं लिखता हूँ आपके सामने 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और एक में आई मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, जैसे कि मल्टीप्लाई करवा दिया तो वो आई इस आई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर, और साथ क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो जो चीज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं वो डिवाइड भी करवानी पड़ती है ताकि ओवरऑल रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े। तो आई स्क्वायर ओवर ये चीज़ आ गई। अब जबकि इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ 1/2 और साथ आई लिख लेता हूँ यहाँ पर। और ये जो आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, क्या इसको मैं यूं नहीं लिख सकता, आई ओमेगा और होल का स्क्वायर इस तरह से, ये लिखूं या ये लिखूं, बात तो एक ही है। इससे लिखने का फायदा ये हुआ, मेरे पास ये जो आई ओमेगा है ये एक्चुअली किसके बराबर है, एंगुलर मोमेंटम के। तो जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है टोटल, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल टोटल ही लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको आर ओ टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर, वो असल में बराबर आ जाएगी आपके पास 1/2 आई, और यहाँ पर आपके पास साथ क्या आ जाएगा, आई ओमेगा किसके बराबर है, एल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल का, तो ऊपर 1 एल से मल्टीप्लाई होगा तो वो एल, और साथ ये वाला स्क्वायर जो फॉर्मूले का इसमें है। अब इस एक्सप्रेशन को आप यूं भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जितना एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा, यानी कि जितनी क्वांटिटी ऑफ रोटेशन ज्यादा होगी, यानी कि जितना ज्यादा मास रोटेट करेगा उतनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल एल स्क्वायर टाइम से क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी। अब जैसे कि अगर हम इस एनिमेशन में देखें जो कि GeoGebra.org की वेबसाइट से मैं ले रहा हूं, तो ये जो मास है जो कि रेडिश पार्टिकल है, इसकी असल में जो एंगुलर मोमेंटम है वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से असल में इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। अब इसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा क्यों है, वो इस वजह से क्योंकि ये जो रेडिश पार्टिकल है ये एक्चुअली आपके पास, इसको मैं इधर सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये आपके पास समझ लें पार्टिकल इधर मौजूद है, ठीक है। तो ये जो रेडियस है उसको हम कैपिटल आर कह लेते हैं, जबकि ये जो रेडियस है जो जिसमें छोटा पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल घूम रहा है छोटे रेडियस में, वो असल में आपके पास हम कह लेते हैं जी कि वो स्मॉल आर में घूम रहा है, ये वाला, ठीक है। तो जब आपके पास जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला ज्यादा होगा उतना असल में एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता था, वो ज्यादा होता था। ये हम पढ़कर आ चुके हैं, जिसमें एल जो था वो आपके पास एंगुलर मोमेंटम वो आपके पास आर पी के बराबर नहीं होता था, जो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म जिसमें आर और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस सिनेरियो में ये आरपी की फॉर्म बनती थी। तो जब आर बढ़ेगा तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या करेगा, वो बढ़ेगा। तो जब एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, वो असल में बढ़ जाएगी। जबकि इस सिनेरियो में आपके पास आर स्मॉल है तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, वो कम होगा, तो जिसके से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और सेम चीज आप फिर पी से भी कर सकते हैं कि पी बढ़ेगा तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, जब एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा तो फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, वो बढ़ेगी। वो आप इन एक्सप्रेशन से सारी चीजों को रिलेट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर पॉइंट मास एंड रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ा, और एंड पर हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेट किया।